हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है एंड उनका फंक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि न्यूट्रिएंट होता क्या है, व्हाट इज़ अ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारा बॉडी तभी बढ़ेगा, हमारे सेल्स तभी ग्रो करेंगे जब हमारे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स को एसेंशियल कहा जाता है। एसेंशियल मतलब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। एसेंशियल इसीलिए, ज़रूरी इसीलिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। हम इन्हें बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को हमें बाहर से खाना पड़ता है, बाहर से हमारे बॉडी को उसको कंज्यूम करना पड़ता है, तभी ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आ पाते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के और इन डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को हमें इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स की 3 मेन कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट की। एनर्जी गिविंग का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिससे कि आपको एनर्जी मिलता है कोई भी काम करने के लिए। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं या 2 कैटेगरीज हैं इसकी भी फर्दर। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट के 2 कैटेगरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिसको हम लोग आगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसी तरीके से सेकंड कैटेगरी है न्यूट्रिएंट्स की बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं, बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, इसलिए इसका नाम है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बनाने वाला न्यूट्रिएंट, या हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करने में जो न्यूट्रिएंट मदद करता है, जो न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, वैसे न्यूट्रिएंट्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल कौन सा होगा? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, हमारे हाइट को इंक्रीज़ करने में मदद करता है, वेट को इंक्रीज़ करने में मदद करता है, मसल्स को ग्रो करने में मदद करता है। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल हुआ, जिसको फर्दर हमें चैप्टर में और डिटेल्स में पढ़ना है। लास्ट और थर्ड कैटेगरी होती है न्यूट्रिएंट्स की प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें डिजीजेस से, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो प्रोटेक्टिव मतलब बचाने वाला न्यूट्रिएंट। तो किससे बचाने वाला न्यूट्रिएंट? डिजीज से, बीमारी से, इन्फेक्शन से, जर्म्स से बचाने वाले न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कहते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट के 2 फर्दर सब ग्रुप्स हैं, या एग्जाम्पल्स भी आप कह सकते हैं उन्हें, एज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में भी हम लोग फर्दर इस चैप्टर में आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कैटेगरीज, ये जो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम लोग अभी तुरंत पढ़ रहे हैं, जिसमें कि है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, इन तीनों के अलावा भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होता है। वो है रफेज एंड वाटर। तो रफेज और वाटर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इनका हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरे प्रोसेस में मदद करते हैं। दूसरे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में होती हैं जिनको करने के लिए हमें रफेज की ज़रूरत होती है और वाटर, दैट मीन्स पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे चैप्टर में कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, सोर्सेस क्या है, और इनके एक्सेस हो जाने पर हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है, अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेंगे तो क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें आगे डिस्कस करनी है। सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट का पहला टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जाकर ब्रेक हो जाता है
ड्यूरिंग डाइजेशन, और उसके बाद फिर उसके ब्रेक होने पर एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को ही हम यूज़ करते हैं हमारे डिफरेंट काम के लिए, हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, और दो मेन टाइप है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। पहला है शुगर और दूसरा है स्टार्च। शुगर और स्टार्च में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि शुगर सिंपल होता है और उसको ब्रेक करना इजी होता है, वेरएज स्टार्च थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है। तो शुगर सिंस सिंपल है इसीलिए वो हमारे बॉडी में जल्दी ब्रेक हो जाता है और उससे बहुत ही जल्दी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन स्टार्च कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के वजह से उसे ब्रेक करना मुश्किल होता है, और इसीलिए उससे एनर्जी रिलीज़ करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि कभी भी आप किसी पेशेंट से मिले होंगे तो पेशेंट्स को ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, कोई एथलेटिक पर्सन होता है, तो उसको भी ग्लूकोज वाटर दिया जाता है पीने के लिए, क्योंकि ये जो ग्लूकोज वाटर है, ये जो ग्लूकोज है, वो शुगर का एग्जाम्पल है, वो एक सिंप्लीफाइड शुगर है, शुगर का एक सिंपल एग्जाम्पल है। इसीलिए ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी रिलीज़ करना बहुत ही ईजी है, और वो तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए पेशेंट्स को या स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम लोग ग्लूकोज वाटर देते हैं और स्टार्च नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टार्च प्रोवाइड करने से वो जल्दी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी उससे एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होगी। अब सवाल ये है कि अगर कार्बोहाइड्रेट से हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो क्या हमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट खाते रहना चाहिए? क्या हमारे डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है कि कार्बोहाइड्रेट हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें ज़रूरत होगा। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैट्स जो कि सेकंड टाइप है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट का। तो जब हम लोग फैट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ जानेंगे कि जब एक्सेस फैट हमारे बॉडी में जम जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम को के तरफ हमें ले जाता है, दैट इज़ ओबेसिटी। हमें मोटापे की शिकायत होने लगती है, हमारे बॉडी का वेट इंक्रीज़ होने लगता है, जिससे फर्दर बहुत टाइप का हार्ट डिजीज़, बहुत टाइप का लिवर प्रॉब्लम्स भी आगे हो सकता है। तो इसीलिए एक्सेस कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो कि ऐसे फूड आइटम्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिनमें कि कुछ प्लांट सोर्स वाले फूड आइटम्स हैं और कुछ एनिमल सोर्स वाले फूड आइटम्स हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे या एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम ऐसा कोई सब्सटेंस लेंगे जिसमें कि हमें लगता हो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम एक ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं या फिर हम एक स्लाइस्ड पोटैटो ले सकते हैं। तो एक पोटैटो को आपको बीच में से काटना है और उसको सिंपली रख देना है एक जगह पर, और उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन का 1 या 2 ड्रॉप उसमें डालना है। अब आयोडीन सोल्यूशन क्या है? आयोडीन सोल्यूशन एक टाइप का लिक्विड होता है, एक केमिकल होता है जिसका ओरिजिनल कलर होता है येलोइश ब्राउन, और इसके एक ड्रॉप डालने पर आप देखेंगे कि पोटैटो का जो ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर का सरफेस है, वो धीरे धीरे ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। अगर वो ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा तो आपको ये कहना है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लूइश ब्लैक कलर दिखता है तो आप कहेंगे कि पोटैटो में जो आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला उसका ब्लूइश ब्लैक हो जाने का मतलब है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ब्लूइश ब्लैक कलर दिखना स्टार्च टेस्ट कहलाता है, और इसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली टेस्ट ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट टाइप का एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है फैट्स।
तो फैट्स ऐसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स के जगह पर हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि फ़ैट्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है और हमारे बॉडी में फ़ैट्स को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ दैट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ईजिली ब्रेक हो जाते हैं लेकिन फ़ैट्स को ब्रेक करने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स ही खाकर हम इंस्टेंट एनर्जी पा सकते हैं। लेकिन फ़ैट्स का इम्पोर्टेंस भी हमारे बॉडी में है। क्या इम्पोर्टेंस है? तो इम्पॉर्टेंस ये है कि फ़ैट्स कंज्यूम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं। मतलब ये तब काम आते हैं जब हमारे बॉडी में फूड नहीं पहुंचता है, तब हम हमारे बॉडी का फ़ैट इस्तेमाल करके सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि फ़ैट्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन करता है या फिर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, किडनीज़, लंग्स, इसके चारों ओर फैट्स का एक कवर होता है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है। तीसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि फैट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट कुछ विटामिन्स हैं जो हमारे सेल्स तक पहुंचने ज़रूरी हैं ताकि वहाँ पर उन सेल्स को डिफरेंट डिजीज़ से विटामिन्स बचा सके। लेकिन उन विटामिन्स को कैरी करने के लिए वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है, फैट्स का यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि फ़ैट ही कैरी कर सकता है आगे और हमारे सेल्स तक पहुंचा सकता है। तो फैट्स का काम ये भी होता है कि वो विटामिन्स कैरी करके सेल्स तक पहुंचाते हैं। फैट्स का एक और यूज़ ये भी है कि फैट्स हमारे बॉडी को वार्म करने में मदद करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फैट्स के कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। एक्सेसिव फैट कंज्यूम करने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक्सेसिव फैट जब हम कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो सिंस फैट्स जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर हो सकते हैं? वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं अंडर द स्किन, मतलब हमारी स्किन के लेयर के जस्ट नीचे फैट का लेयर जमना शुरू हो जाता है, या फिर वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के चारों ओर भी जमना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किडनीज़, हार्ट्स के आसपास उसके चारों ओर फैट का लेयर स्टोर होने लगता है, जमने लगता है। तो फैट के लेयर स्टोर होने पर हमारे बॉडी का वेट इंक्रीज़ होता है, हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लगती है एंड एट द सेम टाइम हम लोगों को हार्ट डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं। तो इसीलिए फ़ैट एक्सेसिवली कंज्यूम करना, ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करना भी हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हमें ये जानना है कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी फूड आइटम में फ़ैट्स प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए आप कोई भी ऐसा मटेरियल ले लीजिए, कोई भी ऐसा फूड आइटम ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि फ़ैट प्रेजेंट है। तो जैसे हम बटर या घी ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक सब्सटेंस ले लेंगे और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि उसमें फ़ैट है या नहीं। तो उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ बटर या घी को एक पीस ऑफ पेपर में आपको रख कर उसे अच्छे से घिसना है, रब करना है और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए, ताकि वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। इसके बाद आप उस पीस ऑफ पेपर को लाइट में रख कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें ग्रीस स्पॉट्स आ गया है, ऑयल का धब्बा आ गया है और इन ऑयल के धब्बों से, इस ऑयल स्पॉट्स या ग्रीस स्पॉट्स से आप ये पता कर सकेंगे कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में फ़ैट्स प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट होता है फ़ैट्स का, जिससे कि हम ऑयल स्पॉट्स देखकर पता करते हैं कि फूड आइटम में फ़ैट्स प्रेजेंट है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करने के बाद अब हमें डिस्कस करना है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट में जो हमें मेन न्यूट्रिएंट डिस्कस करना है, उसका एग्जाम्पल जो हमें डिस्कस करना है वो है प्रोटीन। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट का मतलब तो हम लोगों ने समझ ही लिया था, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं। तो बॉडी बिल्ड कैसे होगा, हमारा बॉडी बनेगा कैसे, ग्रो कैसे करेगा? जब हमारे बॉडी में सेल्स ग्रो करेंगे, सेल्स, नए सेल्स बनने लगेंगे। सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है।
तो जब नए सेल्स बनेंगे तभी हमारा बॉडी ग्रो करेगा, तभी हमारी हाइट इंक्रीज़ होगी, तभी हमारे बॉडी का वेट इंक्रीज़ होगा। उसी तरीके से जो हमारे बॉडी में पहले से सेल्स प्रेजेंट है, जो पुराने सेल्स प्रेजेंट है, अगर वो किसी तरीके से डैमेज हो गए हैं, अगर हमें कहीं पर बॉडी में चोट लग गई है, तो वो चोट ठीक कैसे होगी, हमारे डैमेज्ड सेल्स ठीक कैसे होंगे, रिपेयर कैसे होंगे, जब हम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। तो नए सेल्स बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए और जो पुराने डैमेज्ड सेल्स हैं उनको ठीक करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन हमारे बॉडी को डेवलप करने में और ग्रो करने में मदद करता है बाय ग्रोइंग न्यू सेल्स एंड बाय रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल्स। इसके बाद अगर हम एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम कर ले तो क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब एक लिमिट में हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगा हमारे बॉडी का। तो अगर आप एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो वो एक्सेस प्रोटीन अपने प्रोटीन वाले फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के केस में देखा था कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और एक्सेस फैट खाते हैं तो वो फैट के ही फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन एक्सेस प्रोटीन खाने से वो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में और फिर वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है और हमारे बॉडी को ओबेसिटी के कंडीशन तक लेकर चला जाता है, हमारे बॉडी में मोटापे की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए एक्सेस प्रोटीन हमारे बॉडी में अच्छा नहीं है। और दूसरा ये भी कि अगर एक्सेस प्रोटीन आप कंज्यूम करते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि वो एक्सेस प्रोटीन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है यूरिया में। यूरिया एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही ये प्रोटीन यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे बॉडी के यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है। तो ये भी तरीका होता है एक्सेस प्रोटीन को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का। और दूसरा तरीका ये है कि जिसमें कि प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो कि प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ऐसे सोर्सेस ऑफ प्लांट जिससे कि हमें प्रोटीन मिलता है और ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स जिससे कि हम प्रोटीन पा सकते हैं। प्रोटीन का एक नेचुरल डे टू डे एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हैं, वो आप अपने खुद के बॉडी में देखते हैं। आपका हेयर, आपका नेल्स, ये सब किसका बना हुआ है, ये सब प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है केराटिन, वो केराटिन का बना हुआ होता है। तो हमारा जो हेयर है, हमारे नेल्स हैं, ये सब किसके बने हुए हैं, केराटिन के बने हुए हैं, जो एक टाइप का प्रोटीन है। अब अगर ये केराटिन एक टाइप के एलिमेंट जिसको हम सल्फ़र कहते हैं, सल्फ़र एक टाइप का केमिकल एलिमेंट है, अगर इसके साथ केराटिन मिक्स हो जाए तो इंसान का जो हेयर है वो कर्ली होने लगेगा, घुंघरेले बाल उस इंसान के आने लगेंगे। तो किसी भी इंसान का अगर आप कर्ली हेयर देखते हैं, घुंघरेले बाल देखते हैं, तो उस इंसान के बॉडी के हेयर में प्रेजेंट जो केराटिन है उसमें क्या मिक्स्ड है, उसमें सल्फ़र मिक्स्ड है। और जिस इंसान का जो हेयर है अगर वो स्ट्रेट है, अगर वो कर्ली नहीं है, तो उस इंसान के बाल में प्रेजेंट जो केराटिन है उसमें सल्फ़र प्रेजेंट नहीं होता है। अब चलिए ये समझते हैं कि हम प्रोटीन को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी है जो हमें समझना है, जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो चलिए एक ऐसा सब्सटेंस ले लेते हैं जिसमें कि हमें लगता हो कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि सोया पाउडर, तो सोया पाउडर क्या होता है, सोयाबीन्स को पीस कर ग्राइंड करके हम लोग उसका पाउडर बनाएंगे तो उसे हम सोया पाउडर कहेंगे। सोया पाउडर का कुछ अमाउंट आपको एक टेस्ट ट्यूब में, एक कंटेनर में डालना है और उसमें आपको डालना है 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का एक लिक्विड, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो इस ब्लू कलर के लिक्विड को आपको डालना है, जिसका 2 ड्रॉप ही आप इस सोया पाउडर में डालेंगे और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है। अब कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा बिल्कुल पानी जैसा दिखने वाला एक लिक्विड है, इसका 10 ड्रॉप्स आपको इस टेस्ट ट्यूब में डालना है।
तो ये सारी चीज़ें मिलाकर, मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने मिलाई, सोया पाउडर, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, मतलब अच्छे से उसे मिक्स करना है सारे चीज़ों को, और फिर कुछ मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब को स्थिर छोड़ देना है ताकि वो धीरे धीरे उसके सारे कंटेंट्स सेटल हो जाए। तो कुछ मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाता है इनटू वायलेट, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वायलेट कलर दिखने का मतलब है कि आपने ये पता कर लिया कि सोया पाउडर में प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन के प्रेजेंस को कंफर्म बताता है। अगर वायलेट कलर नहीं आता तो हम ये कहते कि सोया पाउडर में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो सिंस वायलेट कलर दिखता है तो ये प्रोटीन के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, और यही टेस्ट होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिएंट है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। तो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है वीडियो के शुरुआत में कि हम लोग यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है विटामिन्स। तो विटामिन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, और वो हमें बहुत टाइप के डिजीज़ेस से, इन्फेक्शन से बचाते हैं, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे हमारे आइज़, स्किन, बोन्स, टीथ, ये सब कुछ हेल्दी रहते हैं क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप के विटामिन्स कंज्यूम करते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर विटामिन्स को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हमें विटामिन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे फूड में, हमारे डाइट में इंक्लूड करना होता है, क्योंकि थोड़े से विटामिन से ही हमारे पूरे बॉडी को हेल्दी बनाने में ये मदद करता है। विटामिन्स जो भी आज तक ढूंढे गए हैं वो टोटल 20 हैं नंबर में। सो आज तक सिर्फ 20 नोन विटामिन्स हैं जो हम जानते हैं, और इन विटामिन्स को कैटेगराइज किया गया है एज वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे विटामिन्स जो कि पानी में घुल जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है विटामिन बी और विटामिन सी। और फैट सोल्यूबल विटामिन्स मतलब ऐसे विटामिन्स जो कि फैट्स में घुल जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन्स में जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं ये पानी में घुल जाते हैं, और इसीलिए ये पानी के साथ साथ हमारे बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं। ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, ये हमारे बॉडी से निकल जाते हैं थ्रू स्वेट एंड थ्रू यूरिन। इसीलिए ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये सब विटामिन्स आपको कंटिन्यूअसली हम अपने डाइट में इंक्लूड करना होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और हमारा बॉडी इसे खुद ब खुद बना भी नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ की फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स को आप बॉडी में स्टोर कर सकते हैं अपने फैट्स में। तो आपके बॉडी में जहाँ भी फैट स्टोर होता है वहाँ पर आप इन विटामिन्स को स्टोर कर सकते हैं। आपका बॉडी इन विटामिन्स को फैट्स के साथ स्टोर कर लेता है। इसीलिए एक बार जब आपने फैट सोल्यूबल विटामिन्स कंज्यूम किया तो वो आपके फैट में स्टोर हो जाएगा, वो आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्वेट। इसीलिए इन विटामिन्स को अगर आप कम भी इंक्लूड करें अपने डाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विटामिन्स के सोर्सेज जो फूड आइटम्स में पाए जाते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है मिनरल्स।
तो मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ये विटामिन्स की तरह ही है, लेकिन विटामिन्स ऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें मिलते हैं, लेकिन मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हमें मिलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब जो कि ऑर्गेनिक नहीं होता है, जो कि नॉन लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग सोर्सेज से जो आपको सब्सटेंसेस मिलते हैं, जो आपको बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करें, उनको हम मिनरल्स कहेंगे। जैसे कि विटामिन्स का स्पेसिफिक रोल होता है बॉडी में करने के लिए, उसी तरीके से मिनरल्स का भी एक स्पेसिफिक रोल होता है बॉडी में करने के लिए। वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को फंक्शन करने में मदद करता है, हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ेस से, इन्फेक्शन से बचा के रखने में मदद करता है। तो जिस तरीके से विटामिन्स को हम छोटे क्वांटिटीज़ में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करते हैं, बहुत लार्जर क्वांटिटी में हम अपने डाइट में विटामिन्स को नहीं खाते हैं, उसी तरीके से मिनरल्स को भी आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही कंज्यूम करना है। ज़्यादा मिनरल्स कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े से क्वांटिटी से ही मिनरल्स अपना काम कर लेते हैं। तो मिनरल्स के बॉडी में रहने से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, जैसे हमारा आईज़, बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, बहुत से डिफरेंट ऐसे चीज़ें जो हमारे बॉडी में मिनरल्स के थ्रू होती हैं। आप मिनरल्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। ये सब ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता है, ये सब नॉन लिविंग सोर्सेज से पाए जाते हैं, इसीलिए ये विटामिन से थोड़े अलग हैं, लेकिन इनका फंक्शन विटामिन्स जैसा ही होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फूड आइटम्स के जिसमें कि मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि हम लोगों ने पहला पढ़ा था एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, दूसरा था बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट और तीसरा था प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। तो इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, कि हमें रफेज और वाटर के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रफेज के बारे में। रफेज का दूसरा नाम होता है फाइबर, आप रफेज को फाइबर भी बुला सकते हैं। और ये जो रफेज है या जो फाइबर है, ये हमें मिलता है सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज तो एक सुना हुआ वर्ड है, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल्यूलोज एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट के बॉडी में पाया जाता है। तो प्लांट के बॉडी में मिलने वाला ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज जब हमारे खाने में इंक्लूड हो जाएगा, जब हम इस सेल्यूलोज को खाना चाहेंगे, तब हम इसे सेल्यूलोज नहीं कहकर हम इसे फाइबर या रफेज कहेंगे। ये फाइबर या रफेज हम डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से डाइजेशन के लिए तो नहीं बना है, लेकिन इसका कुछ क्वांटिटी कंज्यूम करने से ये हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है। तो रफेज इसीलिए खाना ज़रूरी है, इसीलिए इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को मजबूत बनाता है, हम खाना अच्छे से पचा पाते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंस ये है फाइबर या रफेज का कि ये कॉन्स्टिपेशन रोकता है या कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है। अब कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि कोई भी इंसान अपने बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकाल नहीं पाता है, या उस सॉलिड वेस्ट को निकालने में उसे प्रॉब्लम होती है, जिसके दौरान उसे पेट दर्द भी हो सकता है, स्टमक एक भी हो सकता है। तो इस कॉन्स्टिपेशन को कैसे रोकता है रफेज? क्योंकि रफेज हम जानते हैं कि उसमें वो एक प्लांट प्रोडक्ट है, वो हमें सेल्यूलोज से मिलता है। तो प्लांट प्रोडक्ट होने की वजह से रफेज में या फाइबर में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है, पानी प्रेजेंट होता है, और इसीलिए जब हम इस रफेज को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे बॉडी में वाटर को रिटेन करने में, पानी को रोक के रखने में मदद करता है। और इसीलिए सिंस पानी हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होता है, तो वो हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में हम कब्ज़ भी कहते हैं, और ये जो कंडीशन है ये पानी ज़्यादा पीने से ठीक हो जाती है, या अगर आपके बॉडी में पानी इंक्रीज़ हो जाए तो ये कंडीशन ठीक होती है। तो इसीलिए रफेज इंक्लूड करना ज़रूरी होता है डाइट में, क्योंकि ये हमें कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है।
तीसरा इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम रफेज प्रॉपरली खाएंगे तो ये हमारे प्रॉपर बावल मूवमेंट में भी मदद करेगा। बावल मूवमेंट मतलब क्या होता है? बावल मूवमेंट मतलब होता है कि जब हमारे इंटेस्टाइन्स में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होने लगता है, जमा होने लगता है, मतलब ऐसा फूड जो कि हम पचा नहीं पाते हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन्स में, लार्ज इंटेस्टाइन्स में या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाकर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है और निकल नहीं पाता है, तो इसको निकालने में जो प्रोसेस मदद करता है उसको ही हम कहते हैं बावल मूवमेंट। तो बावल मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकालते हैं। और इस प्रोसेस को जल्दी करने में कौन मदद करता है? इसको जल्दी करने में मदद करता है रफेज। तो जितना ज़्यादा हम रफेज कंज्यूम करते जाएंगे उतना ही अच्छा हमारे बॉडी में ये बावल मूवमेंट होगा, ताकि हमारे बॉडी में प्रेजेंट जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आराम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएं और हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जो भी रफेज हम खाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स में हमें ये रफेज या फाइबर मिल सकता है। रफेज के बाद जो एसेंशियल सब्सटेंस है जो हमें ज़रूरत है वो है वाटर। तो वाटर हमें कोई एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता है, वो कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन वाटर का ज़रूरत हमें ज़रूर होता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उसको करने के लिए हमें वाटर का मदद लेना पड़ता है। वाटर हमारे बॉडी का 70% वेट बनाता है। तो हमारे बॉडी में देखा जाए तो 70% वाटर ही प्रेजेंट है। हमारा बॉडी 70% वाटर का ही बना हुआ है। ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हर किसी को पीना चाहिए डेली। लेकिन आपको ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिनमें वाटर पहले से ही प्रेजेंट हो। अब ये वाटर अगर कोई न्यूट्रिएंट और कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है तो ये हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में कैसे मदद करता है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस चीज़ को समझने में मदद करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि वाटर हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है। बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने का काम वाटर का होता है। वाटर इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, केमिकल्स को, जो भी सब्सटेंसेस हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उन सब्सटेंसेस को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वाटर का होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये बता रहा है कि वाटर के प्रेजेंट रहने से बॉडी के अंदर वो वाटर जितने भी वेस्ट मटेरियल है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जनरेट हो रहे हैं, उन वेस्ट को कलेक्ट करके और उनको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। जब वाटर वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है तो वो हमारे बॉडी से इन वेस्ट को बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फिर स्वेट। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि वाटर मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। मतलब जो भी यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी फूड आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करने में भी वाटर मदद करता है, पानी मदद करता है। और यहाँ एक और पॉइंट आप देख सक रहे हैं कि वाटर मदद करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। रेगुलेट करना मतलब एक जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करने में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जैसे कि गर्मियों के टाइम में आप देखते हैं
कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हमारी स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये स्वेटिंग होने से एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे ही स्वेट बनता है तो वो हमारे स्किन के ऊपर सेटल होना शुरू हो जाता है। अब ये स्वेट जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो एयर के कांटेक्ट में आने से ये स्वेट धीरे धीरे इवापोरेट करता है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर जाता है। तो इस इवापोरेशन के वजह से हमारा बॉडी एक कूलिंग सेंसेशन महसूस करता है, हमें एक ठंडक पहुंचती है, जिसके वजह से हमें आराम मिलता है, हम कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। तो इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है और गर्मियों के टाइम में हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहती है। तो ये भी क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है क्योंकि हम वाटर हम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और इसीलिए ये स्वेटिंग होती है, और साथ ही साथ इवापोरेशन से हमें आराम भी मिलता है और टेम्परेचर रेगुलेट होता है बॉडी का। पानी हमारे बॉडी से बहुत तरीक़ों से बाहर निकल जाता है डे टू डे लाइफ में, जैसे कि स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू भी हमारे बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है, यूरिनेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है पानी, और रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो भी उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बाहर निकल जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट होता है क्योंकि आप इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, अपने गैशियस फॉर्म में होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू वाटर वेपर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है नेचुरली, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है आपके बॉडी का, ये डेली होता है। तो इस लॉस को आपको कॉम्पनसेट करना है, इसीलिए आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए और ऐसा फूड आइटम्स कंज्यूम करते रहना चाहिए जिसमें कि पानी पहले से ही प्रेजेंट है। अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉपरली पानी नहीं पिएंगे और ऐसे फूड आइटम्स कंज्यूम नहीं करेंगे जिसमें कि पानी पहले से प्रेजेंट है, तो आपके बॉडी में पानी का कमी हो जाएगा। जब आपके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का कमी हो जाता है तो वैसे कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है जब आप पानी कम पीते हैं या पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। डिहाइड्रेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, जो कि इन 3 कारण से जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, स्वेटिंग, यूरिनेशन और रेस्पिरेशन, इन तीनों कारण से अलग हैं, जो कि आपको किसी बीमारी के वजह से हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि डिहाइड्रेशन के मेजर कारण हो सकते हैं, मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें कि वॉमिटिंग के थ्रू भी आपका एक्सेसिव वाटर लॉस होता है, जो कि डिहाइड्रेशन का एक कारण बन सकता है। उसी तरीके से डायरिया में भी आपको बहुत ज़्यादा आपका बॉडी पानी लॉस करने लगता है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकालने लगता है, ये भी डिहाइड्रेशन का एक कारण बन सकता है। हीट स्ट्रोक में भी आपको बहुत ज़्यादा पानी लूज़ होता हुआ दिखता है अपने बॉडी से। हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना, इसको हिंदी में कहा जाता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जिसके वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन के बहुत से कारण हैं, अगर इनमें से कुछ भी एक कारण हो रहा हो तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन अगर होगा, अगर आपके बॉडी में पानी कम हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन से आखिर आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर पानी कम हो जाएगा तो आपको क्या दिक्कतें आएंगी और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे? सो डिहाइड्रेशन से सिर्फ पानी तो लूज़ होता नहीं है, पानी के साथ साथ जो वाटर में प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, वो भी आपके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही मिनरल्स और विटामिन्स और वाटर ये सब आपके बॉडी से बाहर निकलते जाते हैं, तो इसके वजह से आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स में आपको क्रैम्प्स महसूस होगा। क्रैम्प्स क्या होता है? क्रैम्प्स होता है कि अचानक आपके किसी भी मसल में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। तो आपके किसी भी बॉडी पार्ट में अगर अचानक से दर्द होता हो ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तब हम उसे क्रैम्प्स कहेंगे। इन क्रैम्प्स का होने का असली रीज़न क्या है?
असली रीज़न ये है कि आपके बॉडी से मिनरल्स और विटामिन्स बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, और इसके वजह से आपके जो बॉडी के सेल्स हैं ये सब सिकुड़ने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं। तो इनके सिकुड़ जाने से आपके मसल्स में पेन होने लगता है, क्रैम्प्स होने लगता है। अगर किसी इंसान को एक्यूट डिहाइड्रेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा दिनों तक डिहाइड्रेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है, वो इंसान मर भी सकता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के भी बहुत से तरीके हैं। पहला तो उसका अब जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इलाज से बेहतर होता है कि आप उस चीज़ से बच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बचने के लिए ये है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके वाटर कंटेंट को आपके बॉडी में मेंटेन करके रखता है। अब अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फिर उससे कैसे बचें? तो उसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू कि आपको ORS सॉल्यूशन देना चाहिए पेशेंट को जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है। ORS क्या होता है? ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप घर पे भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके बॉडी में पानी और मिनरल्स को वापस लाने में मदद करता है। इसको कंज्यूम करने से आपके बॉडी में पानी का कमी पूरा हो जाता है और मिनरल्स भी वापस आ जाते हैं। तो इसको आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, आप ख़रीद भी सकते हैं। तो इसको घर पे हम कैसे बनाएंगे? घर पे बनाने के लिए आपको 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर लेना है। आपको 1 लीटर पानी उबालना है और उसमें आपको डालना है ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आपको नमक डालना है आधा चम्मच, और उसमें आपको डालना है 6 टीस्पून्स ऑफ शुगर। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी पानी आपको मिलेगा, उसको आपको उस पेशेंट को रेगुलरली देते रहना है ताकि वो उसको हमेशा पीते रहे और उसके अंदर जो पानी की कमी है और मिनरल्स की कमी है वो पूरी हो जाए। और ये ORS का जो सॉल्यूशन होता है, इसको आप सिर्फ 24 आवर्स ही यूज़ कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद आपको फिर से नया ORS सॉल्यूशन फ्रेश बनाकर पेशेंट को देना होता है। आप पुराने ORS सॉल्यूशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे कि आप ORS बना सकते हैं और डिहाइड्रेशन से जूझ रहे किसी पेशेंट को बचा सकते हैं। ये तो था सेकेंड चैप्टर क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर अपडेट हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। टिल देन, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।